नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 जनवरी 2026 के रात के करीब 8:30 बजे एक शादीशुदा कपल आशीष और अंजलि हर रोज़ की तरह रात के खाने के बाद घर से बाहर वाली रोड पर टहलने के लिए निकलते हैं। बात करते करते वह घर से थोड़ा आगे निकल जाते हैं और फिर कुछ देर बाद दोनों सड़क पर बेहोश पड़े थे। तभी वहाँ से गुजरने वाले एक शख्स की नज़र इन दोनों पर पड़ती है। पास जाकर देखने पर वह व्यक्ति आशीष को पहचान जाता है। पूरे सीन को देखने के बाद उसे लगता है कि दोनों का किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। फौरन वह व्यक्ति आशीष के चाचा के मोबाइल पर कॉल करके उन्हें बताता है कि आशीष और उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है और दोनों रोड पर बेहोश पड़े हैं। अब यह बात सुनकर फौरन परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचते हैं और दोनों को एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पहुंचाते हैं और साथ ही पुलिस को भी इस एक्सीडेंट के बारे में जानकारी देते हैं। हॉस्पिटल में आशीष को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंजलि को चेक करते हैं। चेक करने पर पता चलता है कि अंजलि तो जिंदा है लेकिन बेहोश है और खतरे से बाहर है। कुछ देर में पुलिस भी हॉस्पिटल में आ जाती है और इस हिट एंड रन केस के इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो एक्सीडेंट की पूरी थ्योरी सर के बल पलट जाती है और सामने आती है एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसे सुनकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस केस की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो वापस आते हैं इस घटना पर। पुलिस हॉस्पिटल में अंजलि के होश में आने का इंतजार करने लगती है। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि 3 महीने पहले ही यानी 25 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के गंगानगर के शहडोल में रहने वाली 23 साल की अंजलि की शादी रावला क्षेत्र के रहने वाले 27 साल के आशीष के साथ हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी। दोनों परिवार वालों ने मिलकर यह रिश्ता तय किया था। दोनों ही फैमिली का काफ़ी डिसेंट और एजुकेटेड थी। आशीष ने जियोलॉजिकल में एमएससी की थी और वह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब कर रही थी, जबकि अंजलि ने एक एमकॉम किया था। आशीष और अंजलि के साथ साथ दोनों परिवार वाले भी इस शादी से बहुत खुश थे। शादी के बाद ससुराल में अंजलि के व्यवहार ने कुछ दिनों में ही सबका दिल जीत लिया। सब कुछ सही चल रहा था। हर रोज़ की तरह दोनों रात को खाना खाकर घूमने निकलते थे और फिर थोड़ी देर बाद खबर मिली कि दोनों का एक्सीडेंट हो गया। इधर आशीष की मौत की खबर से पूरा परिवार में मातम छा गया। कुछ देर बाद जब अंजलि को होश आया तो पुलिस ने उसके बयान लिया। अंजलि ने रोते हुए पुलिस को बताया कि वह आशीष बात करते हुए टहल रहे थे कि तभी एक कार ने पीछे से उन्हें जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से वह दोनों सड़क पर गिरे और फिर कार से 3-4 लोग उतरे और उन्होंने घायल अवस्था में पड़ी अंजलि के एयर रिंग उतारे और उसका मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गए। फरार होने से पहले उन्होंने उसके सर पर किसी भारी चीज़ से हमला किया, जिसके कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि का बयान लेने के बाद पुलिस की एक टीम घटना वाली जगह पर पहुंची और क्राइम सीन का मुआयना करने लगी। पूरे क्राइम सीन को देखने के बाद पुलिस को लगा कि इस घटना में किसी लूटपाट गैंग के साथ हाथ हो सकता है और यह एक हिट एंड रन का केस है। उसके बाद पुलिस ने आशीष के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और इस केस की जांच में जुट गई। अब पुलिस को उस गाड़ी की तलाश थी जिससे यह एक्सीडेंट हुआ था। काफ़ी लोगों से पूछताछ और छानबीन करने की पर भी पुलिस को उस गाड़ी या उन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी जिनके बारे में अंजलि ने अपने बयान में बताया था। अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि इसी बीच आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस हिट एंड रन केस की पूरी थ्योरी ही पलट दी। रिपोर्ट के अनुसार आशीष के शरीर पर जो इंजरी के निशान थे वह किसी रोड एक्सीडेंट के नहीं थे, बल्कि उसे बेरहमी से पीटा गया था। इतना ही नहीं, उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई थी। यह बात पता चलते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। वह समझ गए कि यह कोई सड़क हादसा नहीं था, बल्कि बड़ी ही सोची समझी प्लानिंग के तहत आशीष की हत्या को अंजाम दिया गया था। अब यह साजिश किसने की और कैसे रची थी, इस बात का जवाब सिर्फ अंजलि ही दे सकती थी। और वैसे भी अंजलि के हालात को देखते हुए अब पुलिस की प्राइम सस्पेक्ट अंजलि ही थी। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने डॉक्टरों से अंजलि की तबीयत के बारे में पूछताछ शुरू की। डॉक्टर्स ने बताया कि अंजलि पूरी तरह से ठीक है जब उसे यहाँ लाया गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 17 मई साल 2026। एक पिता के पास उसकी बेटी का फ़ोन आता है जो अपने पापा से कुछ ऐसी बात कहती है कि वह उसके ससुराल जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद जब वो उसके ससुराल पहुंचते हैं तो जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी वो अपनी तरफ से उन्होंने सही करके आ जाते हैं। लेकिन आने के बाद एक कॉल आता है बेटी के ससुराल से और यह कॉल लड़की के घर वालों के लिए बेहद ही दर्दनाक साबित होता है। आखिर उस कॉल पर ऐसा क्या हो गया था और क्या है यह पूरा केस, आइए डिटेल में आपको बताता हूँ।
आप स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं, इस खूबसूरत सी लड़की का नाम है दीपिका नागर, जो ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र के कूड़ी खेड़ा गांव की रहने वाली थी। दीपिका की फैमिली में उसके पिता संजय नागर ही परिवार के मुखिया थे, जो खेती किसानी से जुड़े हुए थे। उन्हें पूरे गांव में एक बेहद सीधे, संस्कारी और प्रोग्रेसिव सोच वाले पिता के रूप में देखा जाता था, जिन्हें समाज की परवाह न करते हुए अपनी दोनों बेटियों दीपिका और सारिका को खुलकर जीने की आस दी थी और उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। आपको बता दें कि दीपिका बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट थी, जिसका अंदाज़ आप इस बात से लगा सकते हैं कि दीपिका ने 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए थे और अपनी फैमिली के साथ साथ पूरे गांव का नाम उसने रोशन किया था। कॉलेज के दिनों में भी दीपिका की होशियारी का जो सफ़र था वो थमा नहीं। वहाँ भी उसने बीएड की डिग्री अच्छे मार्क्स के साथ हासिल की और सबको खुश कर दिया। घर में सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। पढ़ाई में हमेशा टॉपर रहने की वजह से प्रोफेसर से लेकर क्लास के बाकी स्टूडेंट तक दीपिका की काफ़ी तारीफ़ करते थे। वो पोस्ट ग्रेजुएट भी थी। इतनी सारी डिग्रियां होने की वजह से दीपिका को पूरे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों में से एक माना जाता था, जो हमेशा से गवर्नमेंट टीचर बनने का ख्वाब देखा करती थी और वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। इसलिए दीपिका ने ग्रेजुएट पूरी करने के बाद सबसे पहले बीएड किया, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली और अब टीईटी या सीटीईटी को पास करने की वह तैयारी में जुटी हुई थी। वो दिन रात अपनी किताबों और नोट्स में उलझी रहती थी, बस इसलिए ताकि वो कुछ कर सके और आगे कुछ बन पाए। एक तरफ जहां दीपिका अपने पैरों पर खड़ी होकर अब फ्यूचर को संवारने की तैयारियों में जुटी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स अपनी प्यारी बेटी के हाथ पीले करने की और उसकी शादी करने के सुनहरे सपने सजा रहे थे। जब घर में दीपिका की शादी को लेकर बातचीत शुरू हुई तो उसने पेरेंट्स से साफ कह दिया कि वो शादी करने के लिए ठीक है, तैयार है, लेकिन एक शर्त है कि शादी के बाद भी वो टीचर बनने की जो तैयारी है वो उसे कंटिन्यू करेंगे। इस पर फैमिली को कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि उसके पिता संजय नागर ने तो अपनी बेटी के इस फैसले को खुलकर सपोर्ट किया और उसके लिए एक ऐसा रिश्ते वह तलाशने लगे जहां दीपिका को कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस ना हो और उसकी सारी ख्वाहिशें वहां पूरी हो जाए। तब उन्हें ऋत्विक तंवर के बारे में पता चलता है, जो ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गाँव का रहने वाला था। उसकी फैमिली में उसकी माता पिता और 2 बहनें थी, जिसका इकलौता भाई था ऋतिक। ऋतिक के पिता का नाम आपको बता दें मनोज है, जो जलपुरा इलाके के एक बड़े और रसूखदार प्रॉपर्टी डीलर कारोबारी हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। प्रॉपर्टी के कारोबार और ज़मीन की खरीद बेच से जुड़े होने की वजह से समाज में वही बड़े बड़े लोग के साथ मनोज के उठना बैठना था। लोग उन्हें मनोज प्रधान कहकर पुकारते थे। रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर चल रही जानकारी के मुताबिक मनोज के पास इको एक 3 एरिया में 3 स्कूल भी हैं, जिनकी अर्निंग भी लाखों में है। उनके घर के बाहर हमेशा महंगी गाड़ियां खड़ी रहती है और साथ ही एक आलीशान 3 मंजिल का घर भी था और कई जगह प्रॉपर्टी भी है। आपको बता दें, ऋतिक भी अपने पिता के साथ ही उनका काम जो है वो संभाला करता था। वह ज़मीनों की खरीदे बेच, साइट विजिट, डील्स फाइनल करने का पूरा काम देखता था। परिवार के पास जो स्कूल्स हैं उनकी ज़मीनी कमान और मैनेजमेंट संभालने में भी ऋत्विक अपने पिता का हाथ बटाता था, जिस वजह से प्रॉपर्टी मार्केट और रसूखदार लोगों के बीच उनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी। अब क्योंकि वो घर का इकलौता वारिस था तो उसके नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। और सबसे बड़ी बात कि ऋत्विक एक एजुकेटेड लड़का था। दीपिका की फैमिली को लगा कि भाई अगर हमारी बेटी की शादी इस घर में हो जाती है तो वो एक अच्छी फैमिली तो है ही और उसके सपनों को वो लोग समझ पाएंगे, वो टीचर बन सकेगी, वो लोग उसका साथ देंगे और पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। इसलिए दीपिका के परिवार ने ऋतिक के पेरेंट्स से बात की और आपसी राजामंदी से दोनों का रिश्ता जो था वो तय हो गया। रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि ऋतिक रिश्ता तय करने से पहले संजय नागर ने ससुराल वालों के सामने अपने दिल की बात रखी और अपनी बेटी के सपनों का जिक्र करते हुए कहा कि बेटी की शादी के बाद वो नौकरी करना चाहती है। इस पर ससुर यानी मनोज ने उसके पिता से प्रॉमिस किया कि वह शादी के बाद दीपिका को नौकरी के लिए बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने स्कूल में ही उसे जॉब दे देंगे या फिर उसके लिए एक नया स्कूल बनवाएंगे ताकि वह अपने बच्चों को आराम से वहाँ पढ़ा सके और दीपिका चाहे तो वो अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकती है। उसकी फैमिली खुलकर सपोर्ट करेगी और उसे बहू नहीं बल्कि घर की बेटी बनाकर रखा जाएगा। जब क्योंकि दीपिका के ससुर खुद आगे बढ़कर बहू के लिए स्कूल बनवाने का वादा कर रहे थे, तो भला दीपिका के पेरेंट्स कैसे उनकी बात का यकीन ना करते हैं। उन्हें लगा कि अपनी बेटी की
किस्मत का ताला खुल गया है। इसी वादे के भरोसे 11 दिसंबर 2024 को दीपिका और ऋतिक के शादी के संबंध में बन गए। संजय अपनी बेटी की शादी में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, जैसे कि कोई भी बाप नहीं चाहता। उन्होंने भी इस शादी को अच्छा बनाने के लिए पैसों का पानी की तरह बहाया। शादी से लेकर विदाई तक लगभग 1 करोड़ के महंगे तोहफे और सामान लड़कियों वालों की तरफ से दिए गए। यह सोचकर कि बेटी एक अच्छे घर में जा रही है, संजय ने अपनी हैसियत से ज़्यादा अपनी बेटी दीपिका को दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद यह बात बताई कि उन्होंने दहेज में एक स्कॉर्पियो कार दी थी, साथ ही कन्यादान में 5.5 लाख, लगन पर 2.5 लाख, 1.5 लाख चिट्ठी पर और 2.5 लाख गोद भराई पर और बाकी रस्मों पर भी खुलकर पैसा खर्च किया था। इतना ही नहीं, लगभग करीब आधा किलो गोल्ड और 2.5 से 3 किलो चांदी के जेवर भी दिए गए थे। संजय ने अपनी प्यारी बेटी को बड़े ही अरमानों के साथ 11 दिसंबर 2024 को विदा किया था, जहां शुरुआत में दीपिका को भी किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुई। वहीं दीपिका ने ससुराल से जुड़े लोगों का कहना है कि जो सास है दीपिका की, पूनम, वो तो अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह मानती थी। उनके बीच सास बहू वाला कोई रिश्ता नहीं था। पूनम दीपिका पर इस कदर लाड़ प्यार लुटाती थी कि देखने वाले लोगों को हैरानी हो जाए। वह दीपिका ने भी पूनम को अपनी सगी माँ से बढ़कर दर्जा दिया था। हर पल हंसना, गले मिलना और खुशियाँ बांटना, ऐसा लगता था मानो जो रिश्ता है वो 7 जन्मों का अटूट बंधन है। और दीपिका की किस्मत में दुनिया की सबसे बेहतरीन सास और बहुत अच्छा घर लिख दिया गया है। दीपिका की दादी सास के मुताबिक जब दीपिका घर पर यानी मायके जाती थी तो पूनम उसे सीने से लगाकर रोती थी। तारीख थी 17 मई 2026। एक पिता के पास उसकी बेटी का फ़ोन आता है, जो उसने अपने पापा से कुछ ऐसी बात कही कि वह उसे ससुराल जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद जब वो उसके ससुराल पहुंचते हैं तो जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी वो अपनी तरफ से उन्होंने सही करके आ जाते हैं। लेकिन आने के बाद एक और कॉल आता है कि बेटी के ससुराल से, और यह कॉल लड़की के घर वालों के लिए बेहद दर्दनाक साबित होता है। आखिर उस कॉल पर ऐसा क्या हो गया था और क्या है यह पूरा केस, आइए डिटेल में बताता हूँ। अरे यार, ये तो गड़बड़ ही है। एक तरफ जहां सास अपनी बहू पर प्यार लुटाती थी, तो वहीं ऋत्विक भी शादी के शुरुआती महीने में दीपिका की हर बात मानता था। दोनों के बीच का रिश्ता आम शादीशुदा कपल की तरह बहुत अच्छा था। वो दीपिका की छोटी से छोटी पसंद और नापसंद का ख्याल रखा करता था और उसे पूरा टाइम देता था। दोनों अक्सर बाहर घूमने जाते थे, क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करते थे। सोशल मीडिया या रिश्तेदारों के सामने वह एक परफेक्ट कपल की तरह नजर आते थे, जो एक दूसरे के साथ काफ़ी हैप्पी थे। दीपिका अक्सर ऋतिक के साथ अपनी प्यार भरी वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया करती थी। दीपिका की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम बढ़िया। लेकिन 17 मई साल 2026 को अचानक दीपिका ने अपने पापा के पास फ़ोन किया। वो फ़ोन पर फूट फूट कर रो रही थी और उसने बताया कि फॉर्च्यूनर कार और 51 लाख कैश की मांग को लेकर ऋत्विक, ससुर मनोज और परिवार के बाकी लोग उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं और बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। बेटी की रोती हुई आवाज़ और मारपीट की बात सुनकर संजय कुछ रिश्तेदारों को लेकर शाम करीब 4 बजे दीपिका के ससुराल जबलपुर गांव पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने ऋत्विक और ससुर मनोज को समझा बुझना का जो मामला था उसे शांत करने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने दीपिका से भी बात की। वह इस विवाद को यहीं ख़त्म करना चाहते थे ताकि बेटी का घर जो है वो बचा रहे। संजय के मुताबिक उस वक्त दीपिका काफ़ी घबराई हुई थी और डरी भी हुई थी। उन्हें लगा कि समझाने का जो मामला है वह शांत हो जाएगा, इसलिए वह दीपिका को वापस अपने घर नहीं लाए, बल्कि उससे कहा कि वह बैठकर ससुराल वालों की मांगों को पूरा करने का कोई रास्ता निकालेंगे। और शायद यही संजय की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जब उन्होंने देख लिया था कि उनकी बेटी उस घर में खुश नहीं है, यह सारी चीज़ें हो रही है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है, उसके मुताबिक तो संजय को उससे समझने के बजाय उसने अपने घर पर लाना चाहिए था और फिर बैठाकर उसके ससुराल वालों से बात करनी चाहिए थी। लेकिन वो बेटी का घर बर्बाद ना हो, इस डर से उसे वहीं छोड़ा है। रात को करीब 10:30 बजे वो अपने घर पर पहुंचे और थोड़ी देर बाद जो ससुर थे मनोज, उन्होंने संजय को फ़ोन किया और कहा कि दीपिका तीसरी मंजिल की छत से गिर गई है और उसे ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्पिटल हम लेकर जा रहे हैं। यह सुनते ही संजय के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह तुरंत ही अपने छोटे भाई हितेश नागर को फ़ोन करके उन्हें पूरी बात बता देता है। जिसके बाद हितेश संजय
संजय की पत्नी और उसका बेटा ये चारों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि दीपिका अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी लाडली बिटिया अब चल बसी है। हितेश नागर के मुताबिक दीपिका का हॉस्पिटल आने से पहले ही जान चली गई थी, जिस वजह से उसका इलाज नहीं किया गया, और जब वह पहुंचे तो उन्हें अपनी बेटी को इस हाल में मिली। अपनी बेटी को खोने के बाद घर वालों ने 18 मई 2026 को ग्रेटर नोएडा के इको एक 3 पुलिस स्टेशन में ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। इस दौरान संजय ने साफ कहा कि दीपिका को एक सोची समझी साजिश के तहत छत से नीचे फेंका गया है। उसके हस्बैंड ऋतिक, ससुर मनोज, सास पूनम और चाचा ससुर विनोद ने पहले मिलकर उसे बुरी तरह पीटा और फिर सबूत मिटाने या हादसे का रूप देने के लिए उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह यह है दहेज। दरअसल दीपिका के घर वालों का कहना है कि शादी के 2 से 4 महीने ऋतिक और उसकी फैमिली ने दीपिका को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। शादी में 1 करोड़ का सामान और स्कॉर्पियो देने के बाद भी ससुराल वाले खुश नहीं थे। वो लगातार 51 लाख कैश और एक फॉर्च्यूनर कार की दीपिका पर दबाव बना रहे थे। यहाँ तक कि शादी के कुछ महीने बाद से ही दीपिका को हर त्यौहार और रस्म पर मायके से सोने के जेवर लाने के लिए मजबूर किया जाता था। मना करने पर उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, मारपीट की जाती थी। ऋतिक और मनोज का कहना था कि हमारे समाज में देखिए बहुत बड़ा स्टेटस है, हमें दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं बल्कि फॉर्च्यूनर कार और 51 लाख कैश चाहिए। इसके अलावा जिस ससुर ने शादी से पहले दीपिका के लिए स्कूल बनवाने का वादा किया था, उसी परिवार ने शादी के कुछ महीने बाद दीपिका की पढ़ाई और करियर पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। उसके घर के कामकाजों में उलझा कर रखे जाने लगा था। इस बात का खुलासा खुद संजय नागर ने यानी उसके पिता ने, लड़की के पिता ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है। उन्होंने बताया है कि रिश्ता तय होने से पहले ससुर मनोज प्रधान ने खुद को बहुत ही प्रोग्रेसिव दिखाया था। उनका कहना था कि उनकी अपनी ज़मीन है जहां वह दीपिका के नाम से एक शानदार स्कूल बनवाएंगे ताकि वह उसे संभाल सके। उनके वादे पर परिवार ने भरोसा कर लिया, पर शादी के बाद स्कूल बनवाना तो दूर, दीपिका को घर की 4 दीवारों में कैद कर दिया गया। जब दीपिका ने आगे पढ़ना या स्कूल की बात की तो उसके मायके से फॉर्च्यूनर और 51 लाख लेकर आने के लिए कहा गया। दीपिका के चाचा के मुताबिक दीपिका ने कई बार अपने परिवार वालों को इस बारे में बताया था, लेकिन हर बार उन्होंने ऐसा लगा कि समझाने से सब ठीक हो जाएगा। वो नॉर्मली उसके ससुराल वालों के पास जाते हैं और बातचीत करने के बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। उन्हें लगा था कि धीरे धीरे वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि परिवार की, दीपिका की फैमिली की यही सोच दीपिका की एक्चुअली में जान ले गई। उन्हें अपनी बेटी के साथ हो रहे टॉर्चर को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं समझना चाहिए था, बल्कि जब पहली बार उसने बताया कि उसके साथ ससुराल में यह सब हो रहा है तो उसी वक्त उनको एक्शन लेना चाहिए था। पर सब ठीक होने के चक्कर में आज सब कुछ खत्म हो गया। एक तरफ जहां मायके वाले ससुराल वालों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उनकी बेटी की जान ली, तो वहीं ससुराल पक्ष की तरफ से इन सभी आरोपियों को खारिज करने किया गया। सबसे पहले इनका कहना है कि 17 मई को संजय नागर दीपिका के घर इसलिए आए थे क्योंकि उसकी चाची सास का ऑपरेशन हुआ, जिन्हें देखने के लिए वो अपने भाई वगैरह के साथ यहाँ पर आए थे। उस दौरान कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था, बल्कि वह आराम से खाना खाने के बाद अपने घर चले गए। पर उसी रात ऋतिक और दीपिका के बीच बहस हो गई। दीपिका का कहना था कि ऋतिक उसकी सुनता नहीं है और इसी बहस के बाद ऋतिक को तो लेट गया, लेकिन दीपिका ऊपर छत की तरफ भागी और उसने सीढ़ियों का गेट भी लगा दिया ताकि ऋतिक ऊपर ना आ पाए, और उसने सीधे छलांग लगा दी। वहीं पड़ोसियों ने जब आवाज़ सुनी तो वो बाहर आए, देखा कि दीपिका नीचे ज़मीन पर पड़ गई है, जबकि ऋत्विक सीढ़ियों से चिल्लाता हुआ आया और उसकी बहन ने फर्स्ट फ्लोर का गेट खोलकर नीचे देखा तो दीपिका के हाथ में वायर लिपटा हुआ था और उसे काफ़ी चोटें लगी हुई थी। जिसके बाद पड़ोसियों ने दीपिका को उठाया और उसे मनोज की कार में लेटा दिया, जिसके बाद मनोज ऋत्विक उसे हॉस्पिटल लेकर गए। जैसे कि इसके अलावा दीपिका के घर वालों का यह भी कहना है कि उससे घर का काम करवाया जा रहा था, जबकि ऋत्विक के घर वालों का कहना है कि मनोज ने उसके लिए 18,000 महीने पर मेड लगा रखी थी।
जो सुबह 8 बजे आती और रात को 8 बजे जाती थी। दीपिका को यह भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कि दीपिका ने अपनी जान खुद ही दी या फिर उसे मारा गया, तो उस पर उन्होंने साफ कहा है कि उसने अपनी जान खुद दी है, किसी ने उसे नहीं मारा है। रही बात दहेज की, तो उनके पास 4-4 गाड़ियां हैं, यहाँ तक कि दीपिका के नाम 4 प्लॉट किए हैं। और यह बात की गवाही देती है यह वीडियो। किसी ने इसकी हत्या नहीं करी, हमारा परिवार ऐसा नहीं है। वही दहेज मांगने की बात, 4-4 गाड़ियाँ अब खड़ी है। यानी ससुराल वालों का साफ कहना है कि दीपिका को किसी ने नहीं मारा बल्कि उसने अपनी जान खुद ली है। वहीं पुलिस ने जब दीपिका का पोस्टमार्टम कराया तो रिपोर्ट सामने आने के बाद हर कोई दंग रह गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए। यह चोटें सिर्फ ऊंचाई से गिरने की वजह से नहीं थे, बल्कि उसके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आते ही पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जिसमें ऋत्विक है, ससुर है, पूनम है और चाचा विनोद भी शामिल है। जिसकी एफआईआर में 7 लोगों के नाम लिखवाए गए हैं, जिसमें से 4 लोग अब जेल में हैं। पर आखिर उस रात क्या हुआ था और दीपिका की जान कैसे गई, उसे कैसे मारा गया, उसने अपनी जान खुद दी, यह अभी तक एक पहेली बनी हुई है, जिससे पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश भी कर रही है। देखिए, ये जो केस है ना दीपिका का, यह हमें सिखाता है कि शादी के बाद भी अगर आपके बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी भी तरह का कोई टॉर्चर किया जाता है या परेशान किया जाता है और बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो साहब उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो बेटर है कि आप डिवोर्स लेकर अलग हो जाइए, क्योंकि ऐसे केसेस में देखा गया है कि जहाँ पर बच्चे परेशान हो जाते हैं और सोसाइटी या फिर अलग अलग कारणों से उन्हें एडजस्ट करने को बोल दिया जाता है कि बेटा अभी तो एडजस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। और वहीं एडजस्टमेंट वो दिन दिखा देता है जो दीपिका या फिर टिशा के परिवार के लोग आज देख रहे हैं। इसलिए बाद में रोने धोने से अच्छा है कि सही टाइम पर सही फैसला किया जाए। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आने वाली वीडियो को आप मिस ना करें। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिन्हें लोग चाहकर भी कभी भूल नहीं पाते। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के अमीनपुर मंडल के राघवेंद्र नगर के लोगों के लिए 27 मार्च 2025 ऐसी ही एक तारीख थी। उस रात जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सो रहा था, तब एक घर के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। घर में मौजूद 3 मासूम बच्चे रात का खाना खाकर सोते तो हैं, लेकिन उनकी कभी भी सुबह नहीं हो पाती। शुरुआत में मामला एक हादसे का लगता है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ती है, हिला देने वाले खुलासे होने लगते हैं। मामला हवस की आग में जलकर हैवानियत की सारी हदें को पार करने वाला था। तो आखिर 27 मार्च 2025 की रात उस घर में क्या हुआ था, 3 मासूम बच्चों की मौत के पीछे कौन था और इन सब का खुलासा कैसे हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। यकीन मानिए यह एक ऐसी घटना की कहानी है जिसकी सच्चाई शायद आपको भी रुला देगी और आप भी गुस्से से भर जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। जैसा कि हमने बताया कि यह घटना तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के अमीनपुर मंडल के तहत आने वाले राघवेंद्र नगर इलाके से सामने आई थी। रात के जब लगभग 2:30 बज रहे थे, तभी यहाँ रह रहे लोगों को रात के सन्नाटे को चीरती हुई किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जब कुछ पड़ोसी ध्यान देते हैं तो वह पाते हैं कि यह आवाज़ अम्बारी चिन्हैया के यहाँ से आ रही है। आवारी चिंतलैया की उम्र लगभग 50 साल थी। वह कई साल से वाटर टैंकर के ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। जब लोग आवारी चिंतलैया की आवाज़ सुनकर उसके घर की तरफ भागते हैं तो वह चिल्लाते हुए लोगों से कहता है कि आप लोग मेरी पत्नी को बचा लो, उसे तुरंत अस्पताल ले चलो, नहीं तो वो भी मर जाएगी। पूछने पर वह लोगों को बताता है कि पत्नी को अचानक बहुत तेज़ पेट दर्द हुआ है। जब लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में आवारी चिंतलैया की पत्नी रजिता उर्फ लावण्या दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से कर्रा रही थी। लावण्या की तड़प को देखकर एक पड़ोसी भागकर अपनी गाड़ी लेकर आता है। लावण्या को अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगती है। इसी बीच वहीं पर मौजूद आवारी चिंतलैया ध्यान देते हैं कि उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी मदद के लिए आ गए हैं, लेकिन उनके घर के अंदर सो रहे 3 बच्चों में से कोई भी अब तक उठकर नहीं आया है और न ही उन तीनों में से किसी की कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। आवारी चिंतलैया भागकर बच्चों के बेड के पास जाता है। तीनों बच्चे एक सी अवस्था में गहरी नींद में सोए हुए दिखाई देते हैं।
आवरी चिंतला को यहाँ पर कुछ अटपटा सा लगता है और वह बच्चों के चेहरों को गौर से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तीनों ही बच्चों के मुंह से झाग गिर रहा था। यह नज़ारा देखते ही घर के अंदर चीख पुकार मच जाती है। लोग बच्चों को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच लावण्या की तड़प भी बढ़ने लगती है। वहाँ पर मौजूद कुछ लोग फैसला करते हैं कि सबसे पहले लावण्या को अस्पताल ले जाया जाए, क्योंकि वह दर्द के मारे बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। दूसरी तरफ कुछ लोग पीछे से बच्चों को अस्पताल लेकर आने की बात कहते हैं। इस पर अफरा तफरी के बीच सुबह के 3 बज चुके थे। आवरी चिंतला पड़ोसियों की मदद से अपनी पत्नी के पास के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर आता है। इमरजेंसी में लावण्या का इलाज शुरू होता है। दूसरी तरफ जो बच्चे अब तक अपने बिस्तर पर ही पड़े हुए थे, उन्हें भी अस्पताल लाने की तैयारी होने लगती है। इसी बीच वहाँ पर मौजूद एक व्यक्ति बच्चों को फिर से देखता है तो वह कहता है कि बच्चों को अस्पताल ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही बच्चों की सांसें थम चुकी हैं। दूसरे लोग भी तीनों ही बच्चों की मौत की पुष्टि करते हैं। अब बच्चों को अस्पताल ले जाने के बजाय पास के ही अमीनपुर पुलिस स्टेशन को मामले की जानकारी दी जाती है। मामला 3 बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ था, इसलिए तत्काल पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। अस्पताल वालों को भी तीनों बच्चों की मौत की खबर दे दी जाती है। इस जानकारी के सामने आने के बाद डॉक्टर आशंका जताते हैं शायद इस ट्रेजेडी का कारण फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तत्कालीन डॉक्टर कुछ पड़ोसियों को आवरी चिंतला के घर पर भेजते हैं और घर में मौजूद बचे हुए खाने से थोड़े सैंपल लेने को कहते हैं, ताकि उन सैंपल की जांच करके इसका पता लगाया जा सके कि बच्चों की मौत खाने के में मौजूद जहर से हुई है, और फिर उसी आधार पर लावण्या का भी इलाज किया जा सके। जब तक लोग आवरी चिंतला के घर पर बचा हुआ खाना लेने जाते हैं, तब तक लावण्या का इलाज डॉक्टर करते रहते हैं और थोड़ी ही देर के इलाज के बाद लावण्या के दर्द में कमी आने लगती है। इस बीच लावण्या के जितने भी टेस्ट किए जाते हैं, सभी लगभग नॉर्मल ही पाए जाते हैं। लावण्या की स्थिति में सुधार को देखकर डॉक्टर भी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। अब तक लावण्या को 3 बच्चों की मौत की खबर नहीं दी जाती, लेकिन जब उसकी स्थिति कुछ बेहतर होती है, तब पुलिस की एक टीम अस्पताल पहुंचती है। यहाँ पुलिस वाले लावण्या को हालचाल पूछते हैं। जवाब में वह कहती है कि शायद फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चे बेहोश हुए हैं और मुझे पेट दर्द हुआ है। जवाब में पुलिस वाले कहते हैं कि रात में क्या खाया था। इस पर वह बताती है कि पड़ोस की दुकान से वह दही खरीद कर लेकर आई थी और फिर रात में सभी बच्चों ने दही चावल खाए थे और सो गए थे। लावण्या ने भी दही चावल खाए थे, जबकि आवरी चिंतला केवल दाल चावल और खाकर इमरजेंसी कॉल आने की वजह से वह अपने काम पर चला गया था। शुरुआती बातचीत के बाद पुलिस वाले लावण्या से कहते हैं कि आपके तीनों बच्चों की मौत हो गई है। जवाब में बड़े आराम से लावण्या कहती है कि क्यों, क्या हुआ। एक माँ का 3 बच्चों की मौत की खबर पर इतना साधारण रिएक्शन देखकर पुलिस वालों का माथा ठनकता है। एक आम आदमी भी 3 मासूम बच्चों की अचानक मौत की खबर सुनकर शायद भावुक हो जाए, लेकिन दावों के मुताबिक लावण्या के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं दिखाई देते हैं और न ही वह बच्चों की मौत की खबर से दुखी या सरप्राइज नज़र आती है। फिर भी पुलिस वाले कुछ अलग कदम उठाने की बजाय सिंपली सोचते हैं कि शायद बच्चों की मौत की वजह से लावण्या सदमे में चली गई है और वह रिएक्ट नहीं कर पा रही है। इसलिए पुलिस वाले आगे बिना किसी कार्रवाई के डॉक्टर को इलाज जारी रखने को कहते हैं। इधर बच्चों के शव को पुलिस की एक टीम गांधी अस्पताल लेकर आ जाती है ताकि उनका पोस्टमार्टम किया जा सके और पता लगाया जा सके कि वास्तव में बच्चों की मौत कैसे हुई है। तब तक पुलिस वाले क्राइम सीन का मुआयना करके फिर से जाती है। पुलिस वाले देखते हैं कि तीनों बच्चों की बॉडी बेड पर बिल्कुल सीधी अवस्था में एक के बाद एक रखी हुई थी। अगर मान लिया जाए कि बच्चों की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई हो, तो फूड पॉइजनिंग होने से पेट में दर्द होता है, बेचैनी होती है। ऐसी अवस्था में बच्चे शांत रहने की बजाय तड़पेंगे और बिस्तर पर ही एक ही स्थिति में नहीं पड़े रहेंगे। आखिरकार ऐसा कैसे हुआ कि वहीं खाना खाकर लावण्या पेट दर्द से चीखने चिल्लाने लगी, जबकि बच्चे खामोश हुए। यह पहला मौका था जब पुलिस वालों का मामला फूड पॉइजनिंग से अलग कुछ और लगने लगा था। फिर भी पुलिस वाले डायरेक्ट कुछ एक्शन लेने की बजाय बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घर से जब्त किए गए खाने के सैंपल्स के रिपोर्ट का आने का इंतजार करने लगते हैं। जब घर से जब्त किए खाने के सैंपल्स की रिपोर्ट आती है तो पाया जाता है कि खाने में किसी तरह का कोई जहर नहीं पाया गया है। खाना पूरी तरीके से सेफ है। अब सवाल उठने लगता है कि जब खाने की वजह से कुछ नहीं हुआ तो क्या बच्चे ने पहले कोई जहर खाया था? इसका जवाब पोस्टमार्टम से ही मिल सकता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ा समय था, इसलिए पुलिस वाले एक बार फिर से लावण्या का इलाज कर रहे डॉक्टर की टीम से मिलने का फैसला करते हैं।
यहाँ डॉक्टर्स की टीम भी पुलिस वालों को जानकारी देती है कि पूरी जांच में किसी भी एबनॉर्मल नहीं मिला है, बल्कि लावण्या का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल सा है। यह संभव नहीं है जो खाने के बाद बच्चे मर जाए वही खाना खाकर माँ एकदम सेफ हो। वह लगातार फूड पॉइजनिंग का दावा कर रही थी, लेकिन फूड पॉइजनिंग का कोई भी लक्षण अब तक नहीं दिखे थे। अब तक की जांच में कोई ऐसा पॉइंट मिल चुके थे जिससे पूरा मामला फूड पॉइजनिंग से हटकर रहस्यमय बन गया था। इन रहस्यों का जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिल सकता था। अगले दिन यह इंतजार भी खत्म होता है और तीनों ही बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहली ही नज़र में डॉक्टर को बच्चों का चेहरा सूजा हुआ दिखाई देता है। ऐसी सूजन अमूमन फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से आती है। बच्चों के शरीर के अंदर जो खाने के अंश बरामद किए जाते हैं उससे भी किसी तरह के कोई जहर नहीं पाया जाता। हाथों में किसी के दूसरे जहरीले पदार्थ नहीं थे, ना ही किसी तरह के इन्फेक्शन के लक्षण थे। इसके उल्टे बच्चों के मुंह और नाक के आसपास संघर्ष के निशान थे। यह इस बात का संकेत थे कि बच्चों के मुंह और नाक को किसी चीज़ से दबाया गया था, जिस कारण बच्चों ने बचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह बच नहीं पाए। जांच के दौरान डॉक्टर्स पाते हैं कि बच्चों की आंखों की अंदरूनी नसें फटी हुई थी और खून के धब्बे आंखों में साफ दिखाई दे रहे थे। आंख में खून के ऐसे धब्बे अमूमन तभी दिखाई देते हैं जब किसी की जान अचानक दम घुटने की वजह से होती है। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर को बच्चे के फेफड़े आम फेफड़ों से काफ़ी भारी और सूजे हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा फेफड़ों का रंग भी बदला हुआ था। ऐसा अमूमन शरीर में अचानक ऑक्सीजन की आई कमी की वजह से होता है। कुल मिलाकर डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में क्लियर लिखते हैं कि तीनों ही बच्चे की मौत सिर्फ और सिर्फ दम घुटने की वजह से हुई है। फूड पॉइजनिंग की बात केवल बनावटी है। अब पुलिस के पास सच्चाई जानने के लिए घर में मौजूद बच्चों के माता पिता से पूछताछ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। सबसे पहले अबूरी चिंतला से पूछताछ की जाती है। वह बताते हैं कि रोज की तरह वह काम से वापस समय पर आ गया था। अंबोरी चिंतला के मुताबिक वह लगभग 9 बजे तीनों बच्चों और पत्नी के साथ बैठकर खाना खाता है। यहाँ पर वह दाल चावल खाता है, जबकि बच्चे और पत्नी दही चावल खाते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद लगभग 10 बजे के आसपास उसे अचानक एक इमरजेंसी कॉल आता है और उसे चंदा नगर इलाके में वाटर टैंकर लेकर आने के लिए कहा जाता है। फ़ोन कॉल आते ही वह रात के 10 बजे वह फिर से अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अवरोली चिंतनता के मुताबिक वह लगभग 11 बजे वापस घर आता है। पत्नी दरवाज़ा खोलती है। वह तीनों बच्चों को रोज़ की तरह एक साथ बेड पर सोए हुए देखता है। वह थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चला जाता है, जहां पत्नी से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो भी सो जाता है। रात के जब लगभग 2:30 बज रहे होते हैं तब अचानक लावण्या के चिल्लाने की आवाज़ आर्य चिंतला को सुनाई देती है। आर्य चिंतला के मुताबिक वह पत्नी को हालत को देखकर घबरा जाता है और फिर वह मदद के लिए पड़ोसियों को बुलाता है। इसी बीच बच्चों पर उसकी नज़र पड़ती है, जिन्हें वह पहले बेहोश समझता है और फिर बाद में पता चलता है कि बच्चों की मौत हो चुकी है। पुलिस अवरोरी चिंतला के सभी बयानों को अच्छे से जांच करती है। उसके सभी दावे सही पाए जाते हैं, इसलिए अवरोली चिंतला पर कोई एक्शन लेने के बजाय फिलहाल पुलिस उसे जाने देती है। इस मामले में अगली पूछताछ लावण्या से होती है। पहले से ही पुलिस को लावण्या की शुरुआती बयानों में से कई तरह की कमी मिल गई थी। जैसे लावण्या लगातार फूड पॉइजनिंग की बात कर रही थी, लेकिन जांच में कहीं से भी फूड पॉइजनिंग के सबूत नहीं मिलते हैं। जब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उससे पूछताछ होती है तो वह अपना बयान बदलने लगती है। इस बीच पुलिस को लावण्या की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स भी मिल जाती है। उस रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर था जिस पर लावण्या लंबे समय से बातचीत कर रही थी। यहाँ तक कि बच्चों की मौत वाली रात भी उस पर काफ़ी बातचीत हुई थी। जब पुलिस उस नंबर के बारे में लावण्या से पूछती है तो वह घबराने लगती है और घबराहट में अजीबोगरीब बयान देना शुरू कर देती है। पुलिस वालों को समझ आने लगता है कि इस मामले में कुछ ऐसा है जिसे लावण्या छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उससे कड़ाई से पूछताछ की सिलसिला शुरू होता है। आखिरकार लावण्या पुलिस की सख्ती के आगे टूट जाती है और एक ऐसे सच से पर्दा उठाती है जिससे सुनकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। कई घंटों की पूछताछ और अपनी जांच रिपोर्ट्स के आधार पर पुलिस वाले मामले की जानकारी देते हुए बताती है कि यह पूरा मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का था। लावण्या की एंट्री अवरोली चिंतला के जीवन में 2023 में तब होती है जब कुछ समय पहले ही अवरोली चिंतला की पहली पत्नी की मौत बच्चों के जन्म देने के दौरान हो जाती है। पहली पत्नी की मौत के बाद कहीं से अवरोली चिंतला तक लावण्या तक यह रिश्ता आता है। दोनों की उम्र में 20 साल का फासला था, इसलिए शुरुआत में लावण्या इस रिश्ते के लिए मना कर देती है, लेकिन परिवार वालों के फैसले के आगे मजबूर होकर वह अवरोली चिंतला से शादी कर लेती है। इस समय लावण्या 12th में थी। शुरुआती संघर्ष के बाद पति पत्नी के रिश्तों में सुधार होता है और किसी तरह समय बीतता जाता है।
इन सब के बीच लावण्या सबसे पहले एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम साईं कृष्णा रखा जाता है। फिर एक बेटिया भी जन्म लेती है जिसका नाम मधुप्रिया रखा जाता है। दोनों कुछ समय बाद एक बार फिर से माता पिता बन जाते हैं और इस बार गौतम का जन्म होता है। 2025 में बड़े बेटे की उम्र 12 साल की हो जाती है, जबकि बेटी की 10 साल तथा छोटा बेटा 8 साल का हो जाता है। इन दोनों का रिश्ता किसी तरह आगे बढ़ रहा होता है। तभी 2024 के अंत में लावण्या के जीवन में उसके पुराने प्यार की एंट्री होती है। दरअसल किसी ज़माने में लावण्या और शिव कुमार नाम का एक लड़का एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। यह इन दोनों का अफेयर भी हुआ करता था। शुरू में लावण्या शिव कुमार से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों के दबाव की वजह से उसने अवरोली चिंतला से शादी की थी। लंबा समय बीत जाने के बाद 2024 में एक स्कूल रीयूनियन प्रोग्राम का आयोजन होता है। इसी रीयूनियन में जमाने बाद लावण्या और शिव कुमार की मुलाकात होती है। इस मुलाकात में दोनों ही पुरानी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो जाती है। दोनों में शुरुआती बातचीत होती है और नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। उस दिन तो प्रोग्राम खत्म हो जाता है, लेकिन बातचीत का नया सिलसिला शुरू हो जाता है और देखते ही देखते पुराना प्यार एक बार फिर से लावण्या के दिल में जगह बना लेता है। अब लावण्या का झुकाव अपने पति आरू चिंतलिया की बजाय शिव कुमार की तरफ ज़्यादा होने लगता है, यहाँ तक कि वह शिव कुमार के साथ अपना आगे का जीवन बिताने का फैसला कर लेती है। इस बारे में लावण्या शिव कुमार से बात करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही आगे का जीवन बिताना चाहती हूँ। जवाब में शिव कुमार कहता है कि मैं तुमसे तो शादी कर लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे इन तीनों बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊँगा। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें अपने पति और बच्चों को हमारे बीच से हटाना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरू में लावण्या अपने बच्चों को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती है, लेकिन शिव कुमार की ओर से लगातार इस शर्त को दोहराए जाने के कारण लावण्या का भी मन बदलने लगता है और अब वह पति तथा बच्चों से पीछा छुड़वाने के रास्ते के बारे में सोचने लगती है। वह पति से तलाक लेकर अलग हो सकती थी, लेकिन बच्चों से पीछा छुड़ाना उसके लिए एक मुश्किल हो रहा था। इसलिए वह अब बच्चों को बीच से हटाने के लिए एक इंटरनेट का सहारा लेती है। वह अलग अलग तरह के फिल्म और क्राइम शोज भी देखती है ताकि बच्चों को ख़त्म करने का सुरक्षित तरीका ढूंढ सके। लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद आखिरकार वह तय करती है कि बच्चों को दम घोट कर मारेगी और फिर पति से अलग होकर आराम से शिव कुमार से शादी कर लेगी। इस बारे में वह व्हाट्सएप के जरिए शिव कुमार से बातचीत करती है। शिव कुमार को भी यह आइडिया पसंद आता है और वह लावण्या से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम इस काम को अंजाम दे दो और फिर हम एक हो जाएंगे। लावण्या बच्चों को ख़त्म करने के लिए सटीक मौके का इंतज़ार करती रहती है। आखिरकार उसे यह मौका 27 मार्च 2025 को मिल जाता है। पति को अचानक रात में वाटर टैंकर डिलीवरी करने के लिए फ़ोन कॉल आता है। 10 बजे जैसे ही उरी चिंतलिया वाटर टैंकर डिलीवरी करने के लिए घर से निकलता है। लावण्या घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। कमरे में तीनों बच्चे एक ही बेड पर सो रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमरे में रखे एक अलमारी से वह तौलिया निकालती है और सबसे पहले बड़ी गहरी नींद में सो रहे बड़े बेटे का मुंह और नाक बड़ी बेरहमी से दबा देती है। वह तब तक बेटे का मुंह दबाए रखती है जब तक उसकी सांसें नहीं थम जाती। बड़े बेटे की जान लेने के बाद वह बगल में सो रही बेटी प्रिया को भी ठीक उसी तरह से ख़त्म करती है और अंत में अपने छोटे बेटे गौतम को भी इसी तरीके से दम घोट कर मार देती है। वह इतनी ज़ोर से बच्चों का मुंह और नाक दबाती है कि बच्चों को अपने बचाव तक का मौका नहीं मिल पाता। बारी बारी से तीनों बच्चे तड़प कर मर जाते हैं। लावण्या की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि बच्चे माँ की बेरहम पकड़ से बच नहीं पाते और न ही बगल में सो रहे दूसरे भाई बहन को मदद के लिए उठा पाते हैं। कथित तौर पर तीनों बच्चों की जान लेने के बाद वह बड़े ही तरीके से तीनों बच्चों को बिल्कुल सीधी अवस्था में बिल्कुल आसपास सुला देती है। फिर बड़े आराम से अपने कमरे में सोने चली जाती है। 11 बजे के बाद अवरोली चिंतला भी काम से वापस आ जाता है। लावण्या सोने का नाटक करती रहती है। फिर अचानक रात के 2:30 बजे पेट दर्द का नाटक करती है। फूड पॉइजनिंग की झूठी कहानी घटती है। वह लोगों को बेवकूफ़ बनाने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन पुलिस की जांच पड़ताल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुए खुलासे के बाद लावण्या का बेरहम झूठ पकड़ा जाता है। इस पूछताछ और खुलासे के बाद पुलिस वाले इस मामले में लावण्या के बॉयफ्रेंड शिव कुमार को भी गिरफ्तार कर लेती है। इस पूरे मामले में उसे भी बराबर का दोषी बनाया जाता है। दोनों ही अपराधियों के खिलाफ BNS की धारा के लिए 103 और आपराधिक साजिश रचने के लिए धारा 61 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। पुलिस की ओर से इस मामले में चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। पुलिस ने दोनों को मुख्य आरोपी बनाते हुए सबूत के तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, CDR, आरोपियों के बयान, डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट और क्राइम सीन से बरामद कई अहम सबूत पेश किए हैं। पुलिस ने वह तौलिया भी बरामद कर लिया था जिससे लावण्या ने बच्चों की हत्या की थी। फिलहाल इस मामले में संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्शन कोर्ट में सुनवाई चल रही है
और कई दौर की सुनवाई हो चुकी है। अदालत ने अब तक इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले मानते हुए सुनवाई की है। इस कारण दोनों ही आरोपियों को अब तक बेल नहीं दी गई है और दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इन आरोपियों का गुनाह साबित होने के बाद अदालत उन्हें क्या सजा देती है। जो भी हो, अदालत से उन्हें उचित सजा मिलेगी, लेकिन आपको मौका मिले तो आप उन्हें क्या सजा देंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय। किसी